दोस्तों कहते हैं अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो वहां के वैज्ञानिकों और वहां के कारोबारियों को बर्बाद कर दो। देश अपने आप कोलैप्स कर जाएगा। अब भारत के साथ क्या हुआ है मैं चंद उदाहरणों से बता सकता हूं। कभी आपने सोचा है कि 2014 के बाद कोई बड़ा कारोबारी देश छोड़कर क्यों नहीं भागता? नीरव मोदी और विजय माल्या, ये दोनों का केस हर भारतवासी को समझना चाहिए। सबसे पहले नीरव मोदी के बारे में आते हैं, जिन्हें आमतौर पे हर भारतवासी चोर, भगोड़ा वगैरह समझता है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हर व्यापारी कुछ बाजार से पैसे लेता है, वो हमेशा कर्ज में रहता है और बहुत सारे लोगों को कर्ज देता है, और उसका मनी फ्लो जब तक चलता रहता है तब तक उसका व्यापार चलता रहेगा। हर कारोबारी के साथ ये है। यूपीए की सरकार ने किसी कारण से विजय माल्या और नीरव मोदी की प्रॉपर्टी सीज कर दी अचानक। तो हुआ ये कि जिन लोगों को इन्होंने कर्जा दिया था वो तो इसलिए नहीं लौटा रहे थे कि अब तो इनका बिजनेस ही रहा, धंधा ही नहीं रहा, मैं पैसे क्यों लौटाऊं। और जिनसे इन्होंने पैसा लिया था वो बार बार तगादा करने लगे कि मुझे मेरे पैसे वापस करो, और अंत में मजबूर होकर उन कर्जदारों से, उसमें भारत सरकार भी थी, बहुत सारे बैंक के भी लोन लिए थे, ये भाग गए। जरा सोचिए कि इनका कारोबार अगर नीरव मोदी के सारे शोरूम्स चल रहे होते तो क्या यही नौबत आती? या विजय माल्या के साथ आपने बहुत कहानियां पढ़ी होगी कि उन्होंने चुका दिया, फिर भी उन्हें मतलब चोर वगैरह कहा जाता है। उनके केस को भी तो समझिए। अगर किसी भी कारोबारी के बैंक अकाउंट को आप सीज कर लेंगे, उसके शोरूम्स को सीज कर लेंगे, तो फिर वो तो भागेगा ही, कितना भी अच्छा व्यापारी हो। यही हुआ है इन दोनों के साथ, और ये दोनों यूपीए सरकार की दौरान उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। तीसरे कारोबारी आप सुब्रतो रॉय को ले सकते हैं, सहारा श्री। उनकी भी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली, सेबी की जांच बैठा दी। तो अरे भाई, जब सारी प्रॉपर्टी सीज कर दोगे तो वो फिर कर्जा चुकाएगा कैसे? उसके बाद ये तीनों भारत के सबसे बड़े विलेन बताए गए। लेकिन 2014 के बाद से एक भी बड़ा व्यापारी या कारोबारी के बारे में आप नहीं सुनिएगा कि वो चोरी करके भाग गया, क्योंकि उनके बिजनेस को चलने दिया गया। भले ही उन्होंने लोन लिए हो, भले ही डिफॉल्टर हो, लेकिन जब बिजनेस चलेगा तभी तो कारोबारी चुकाएगा। बिजनेस को सीज करने का मतलब कि आप कारोबारी को भागने के लिए मजबूर करते हैं। तो कारोबारियों के बारे में कैसी थी नीति आप समझ सकते हैं। चाहे ये सुब्रतो रॉय, पी चिदम्बरम केस पूरा जाकर पढ़िए, पता चलेगा कि कैसे पी चिदम्बरम ने बर्बाद किया। उसी तरह विजय माल्या का केस पढ़िए, नीरव मोदी का केस पढ़िए। व्यापारी भगोड़ा नहीं होता, व्यापारी सिर्फ व्यापार करता है। हां, उसके व्यापार को आप रोक दीजिएगा तब वो भगोड़ा बन जाएगा। तो ये तो थी कारोबारियों के बारे में बात कि कारोबार को कैसे एक एक करके बर्बाद किया। जब से देश आजाद हुआ है, कभी टाटा बिरला हमारे विलेन हुआ करते थे, आजकल अडानी अंबानी विलेन है, बाबा रामदेव विलेन है। तो इस देश में कारोबारियों को विलेन बनाने की और उनके खिलाफ नैरेटिव सेट करने की परंपरा शुरू से है। अब आते हैं वैज्ञानिकों पर। वैज्ञानिकों को कैसे बर्बाद किया गया, मारा गया, उसका चंद उदाहरण समझिए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1966, 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया विमान फ्लाइट संख्या 101 जिनेवा के पास माउंट आबू ब्लैंक में क्रैश हो गया, जिसमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत हो गई। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने विस्फोट कराया था इस विमान में। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1971, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, 30 दिसंबर 1971 को केरल के कोवलम के एक होटल के कमरे में उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलता है। वे पूरी तरह स्वस्थ थे। हैरानी की बात यह है कि सरकार ने कोई पोस्टमार्टम नहीं कराई। डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे बड़े वैज्ञानिक की मौत का पोस्टमार्टम न होना अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। उसके बाद जब यूपीए का कार्यकाल चला 2009 से 2014, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड यह कहता है कि जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी तो 11 वैज्ञानिक संदिग्ध परिस्थिति में मारे पाए गए, और हर के बारे में आरोप यह है कि एक कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए इन्हें ठिकाने लगाया गया।
सबसे पहले 2009 से 2014 की बात करें तो जिस बड़े वैज्ञानिक की मैं बात कर रहा हूं वो है लोकनाथ महालिंगम। 2009 भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के वरिष्ठ वैज्ञानिक थे। वे अचानक लापता हो जाते हैं और बाद में उनका शव काली नदी से बरामद होता है। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन उस वैज्ञानिक के पास भारत की संवेदनशील परमाणु जानकारियां थी और जहां पे वो मृत पाए गए उससे थोड़ी दूरी पर यानी उड़ीसा के तट पे CIA का एक छोटा सा कैंप था। वहां पे मुझे नहीं पता क्या हुआ है। इसी तरह उमंग सिंह और पार्थ प्रीतम बाग, ये 2009 में बार्क के रेडिएशन एंड फोटोकेमिस्ट्री लैब में रहस्यमय आग लगने के कारण दोनों युवा वैज्ञानिकों की जलकर मौत हो गई। फॉरेंसिक जांच में लैब के भीतर आग लगने की कोई सामान्य वजह नहीं बताई गई थी। इसके बाद 2013 के जोशी और अभीश शिवम भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत पर काम कर रहे थे दोनों, और वैज्ञानिकों के शव रेलवे ट्रैक पे मिले। जरा सोचिए, दो वैज्ञानिकों के शव रेलवे ट्रैक पे मिलते हैं। संदेह था कि उन्हें जहर दिया गया था क्योंकि उनके शरीर पर ट्रेन से कटने के कोई निशान नहीं थे। अब 2010 M पद्मनाभन अय्यर, ये भी बार्क के ही वैज्ञानिक थे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। इस वैज्ञानिक का शव उनके घर में संदिग्ध और अप्राकृतिक परिस्थितियों में पाया गया है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अमेरिका सिर्फ ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को नहीं मारता है, भारत के भी परमाणु वैज्ञानिकों को मारता है। तो कारोबारी को मार दो, वैज्ञानिक को मार दो, देश अपने आप कोलैप्स कर जाएगा। और इन सारे के सारे वैज्ञानिकों की मौतें और कारोबारियों को बर्बाद करने के पीछे जो शक्ति है वो हर किसी को पता है कि भारत में हमजा अली मजारी कौन है, या कौन सी पार्टी है, कौन सा परिवार है, कौन सा संगठन है।